स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल गुरुकुल ज्ञान में। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में संसदीय शासन प्रणाली की। जी हाँ, संसदीय शासन प्रणाली की। तो आज हमारा टॉपिक है संसदीय शासन प्रणाली। शासन प्रणाली दोस्तों, परीक्षाओं में देखा गया है कि संसदीय शासन प्रणाली से बहुत से प्रश्न बनते हैं। तो आज हम उन्हीं प्रश्नों पर नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम संसद की। एक बार संसद में हम नज़र डाल लेते हैं। संसद, अगर संसद की बात करें मित्रों, तो संसद की बात करते हैं तो इसका जो अनुच्छेद है, अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 79 किसके बारे में बताता है? संसद के बारे में बताता है। अनुच्छेद 79 किसके बारे में बताता है? संसद के बारे में बताता है। वहीं अगर इसके अंगों की बात की जाए मित्रों कि इसके कितने अंग हैं, संसद के अगर अंगों की बात की जाए कि संसद के कितने अंग हैं, तो अधिकतर लोग 2 अंग बताते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ आप लोगों को बताऊँगा तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो तीसरे वाले को छोड़ देते हैं। तो 3 अंग हैं इसके। कितने? 3। कौन कौन से? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा, लोकसभा और तीसरा कौन सा है मित्रों? राष्ट्रपति। इसको लोग छोड़ देते हैं। 2 को याद रखते हैं, राज्यसभा को, लोकसभा को। लेकिन मित्रों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके कितने हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों को मिला करके संसद बनती है। इन तीनों को जब मिला देंगे तो क्या का निर्माण होगा? संसद का निर्माण होगा। वहीं अगर बात करें हम अनुच्छेदों की, तो राज्यसभा किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, लोकसभा का किस अनुच्छेद में वर्णन है। वहीं अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति का किस अनुच्छेद में वर्णन है। तो अगर अनुच्छेद की बात करें तो राज्यसभा अनुच्छेद 80, राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 80। वहीं अगर बात की जाए लोकसभा की, तो लोकसभा का अनुच्छेद 81 में वर्णन है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा के बारे में बताता है, अनुच्छेद 81 लोकसभा के बारे में बताएगा। वहीं अगर राष्ट्रपति की बात करें मित्रों, तो राष्ट्रपति 52, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के बारे में बताता है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया, संसद अनुच्छेद 79 में इसका वर्णन है। वहीं इसके अंग राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। अगर प्रश्न बनता है कि राज्यसभा अनुच्छेद 80 किससे संबंधित है, तो राज्यसभा से, अनुच्छेद 81 लोकसभा से और अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति पद से। यहाँ तक मैं समझता हूँ आप लोगों की समझ में आया हो। तो आगे बात करेंगे हम प्रश्नों की। एक बार नज़र मार लें। अगला प्रश्न बनता है मित्रों, पूछ लेता है कि संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है। संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है। तो ये हमको पता होना चाहिए कि संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है। कभी कभी ये डायरेक्टली प्रश्न आ जाता है। तो इसका सही उत्तर है मित्रों, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से? ब्रिटेन से ली है। संसदीय शासन प्रणाली हमारे संविधान में कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। अगले प्रश्न की बात करेंगे मित्रों कि संसदीय शासन प्रणाली का, मैं आपको ये मिटा देता हूँ एक बार। अगले प्रश्न की बात करेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली का कार्य क्या है। संसदीय शासन प्रणाली का कार्य क्या है। हमको पता होना चाहिए कि हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं वो है क्या। एक्चुअली हम बात करें कि संसदीय शासन प्रणाली का अर्थ क्या है, तो अगर इसके अर्थ की बात करें मित्रों, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य स्थापित करना। विधायिका प्लस कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य स्थापित करना। संसदीय शासन प्रणाली का कार्य है कि विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य स्थापित किया जाता है। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न बन रहा होगा कि अभी तो शासन प्रणाली की बात कर रहे थे, ये विधायिका क्या चीज़ है, कार्यपालिका क्या चीज़ है। इन चीज़ों पर भी एक बार नज़र डालेंगे ताकि हमको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए मित्रों। तो विधायिका का अर्थ होता है जहाँ पर विधियाँ बनाई जाती हैं, कानून बनाए जाते हैं।
जहाँ पर विधि निर्माण होता है, यानी कि कानून बनाए जाते हैं। विधायिका में क्या होता है मित्रों, विधि यानी कि कानून बनाए जाते हैं। वहीं कार्यपालिका कार्य होता है, कार्यपालिका का कार्य है मित्रों कि इन विधियों को, इन कानूनों को लागू करवाना, लागू करवाना। विधायिका का कार्य है मित्रों विधि, यानी कि विधि मतलब कानून, कानून बनाना, कानूनों का निर्माण करना। और कार्यपालिका का अर्थ है या कार्यपालिका का कार्य है मित्रों कि जो कानून विधायिका में बनाए गए हैं उनको कार्यपालिका लागू करवाती है। इतना समझ में आया मित्रों। विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य स्थापित किया जाता है, कहाँ पर, संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत। वहीं अगर विधायिका पर नज़र डालें तो विधायिका का अर्थ है विधियों का निर्माण करना, नए नए कानून बनाना। वहीं कार्यपालिका का कार्य है जो कानून बनेंगे, जो विधि बनेगी उसको जो है लागू करवाना, फॉलो करवाना। यहाँ तक बात समझ में आई मित्रों। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न बनता है मित्रों संसद के जो सदन होते हैं उनमें बैठकों के बारे में। तो अगले प्रश्न की बात करेंगे कि संसद में जब बैठकों का दौर शुरू होता है, जब संसद में जब बैठकें होती हैं तो किस समय को क्या कहा जाता है, किस समय को क्या कहा जाता है, किस समय को क्या कहा जाता है। वहीं अगर बात करें संसद की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि संसद के सदन में जब बैठकें शुरू होती हैं, यहाँ जब बैठकें शुरू होती हैं, जब बैठकें शुरू होंगी तो किस समय को क्या कहा जाएगा। जब बैठकें शुरू होती हैं तो 12 बजे तक का जो समय होता है, जैसे घड़ी में जैसे ही 12 बजे, तो 12 बजे तक की जो बैठक हुई, जब 12 बजे तक का जो समय हुआ उससे 12 बजे से पहले के समय को क्या कहेंगे मित्रों, प्रश्नकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रश्नकाल कहते हैं। वहीं अगर 12 बजे से, यानी कि 12 बजे के बाद 12 बजे से 1 बजे, यानी कि 13 कह सकते हैं, या 12 बजे से लेकर के जो 1 बजे तक का जो समय होता है, यानी जो 1 घंटा होता है, उसको क्या कहते हैं मित्रों, शून्यकाल। क्या कहते हैं, शून्यकाल। तुम्हारे मन में प्रश्न आएगा मित्रों कि जो संसद में जो बैठकें होती हैं उनमें ये प्रश्नकाल क्या है और शून्यकाल क्या है, प्रश्नकाल क्या है और शून्यकाल क्या है। मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। जैसे ही बैठकें शुरू होती हैं, बैठक शुरू होने के बाद दोपहर के जैसे ही 12 बजेंगे तो 12 बजे तक के समय को क्या बोलेंगे, प्रश्नकाल कहेंगे। वहीं जैसे ही 12 बजेंगे तो 12 बजे के बाद और 1 बजे तक, 12 बजे के बाद और 1 बजे तक के जो समय को क्या कहेंगे मित्रों, शून्यकाल कहेंगे। क्या कहेंगे, शून्यकाल कहेंगे। अब ये प्रश्नकाल क्या है और शून्यकाल क्या है, इस पर एक बार नज़र डालेंगे कि प्रश्नकाल क्या है और शून्यकाल क्या है। एक बार नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। सबसे पहले बात करेंगे हम प्रश्नकाल की और शून्यकाल की, कि ये प्रश्नकाल क्या है और शून्यकाल क्या है। अधिकतर प्रश्न बनते हैं इनसे मित्रों, तो बात करेंगे हम प्रश्नकाल की और शून्यकाल की। तो पहले हम ले लेते हैं शून्यकाल को। पहले हम बात करते हैं शून्यकाल की। शून्यकाल को प्रश्नोत्तर काल भी कहते हैं। शून्यकाल को क्या कहते हैं, प्रश्नोत्तर काल भी कहते हैं। प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर काल भी कहते हैं। जो शून्यकाल है मित्रों, इसको हम प्रश्नोत्तर काल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, प्रश्न और उत्तर किए जाते हैं। इसमें जो शून्यकाल है इसका जो समय है मित्रों वो 12 बजे से 1 बजे तक, जो जैसे ही दिन के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे, 12 बजे से लेकर के और जो 1 बजे तक का समय होता है मित्रों, उसको हम शून्यकाल कहते हैं। कभी कभी प्रश्न डायरेक्ट ना आकर के इनडायरेक्ट लिया जाता है कि प्रश्नोत्तर काल का समय क्या है, प्रश्नोत्तर काल का समय क्या है। तो प्रश्नोत्तर काल, जैसा कि मैं आपको बताया कि शून्यकाल को ही प्रश्नोत्तर काल कहते हैं, जिसका समय है 12 बजे से
1 बजे तक। कितना समय है मित्रों? 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक का समय क्या कहलाता है? प्रश्नोत्तर काल या शून्यकाल कहलाता है। वहीं बात करें मित्रों, ये जो शून्यकाल है, ये विदेशों में नहीं है, ये केवल कहाँ पर है? भारत में है। ये कहाँ पर है मित्रों? ये केवल भारत में है। शून्यकाल का जो समय बताया है 12 बजे से 1 बजे तक का, ये जो देखा जाए मित्रों तो ये केवल भारत में ही है। कहाँ पर है? भारत में। ये जो है भारतीय मीडिया की देन है। भारतीय मीडिया की देन है। किसकी देन है मित्रों? ये भारतीय मीडिया की। ये जो शून्यकाल का जो शब्द है ये भारतीय मीडिया की देन है। किसकी देन है? भारतीय मीडिया की देन है। वहीं बात करें मित्रों, ये कब से शुरू हुआ? ये इसके शुरू होने की अवधि 1962 से चला आ रहा है। 62 से लागू है। कब से? 1962 से लागू है। ये 1962 से चला आ रहा है। शून्यकाल 1962 से लागू है, 1962 से चला आ रहा है। ये भारतीय मीडिया की देन है। वहीं बात करें, ये 12 बजे से 1 बजे तक का ये समय होता है। इसको प्रश्नोत्तर काल भी कहते हैं। इसमें जोरदार बहस होती है। इसमें क्या है? जोरदार बहस होती है। इसमें क्या होती है? जोरदार बहस होती है और इसमें प्रश्न और उत्तर किए जाते हैं। बात समझ में आई मित्रों? ये तो था हमारा शून्यकाल। ये क्या है? हमारा शून्यकाल। अब बात करेंगे हम प्रश्नकाल की, कि प्रश्नकाल है क्या? प्रश्नकाल है क्या? शून्यकाल आप लोगों की समझ में आया होगा मित्रों। अगला हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला है हमारा प्रश्नकाल से। किससे? प्रश्नकाल से। कि प्रश्नकाल है क्या? जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, शून्यकाल और प्रश्नकाल। तो प्रश्नकाल हम अभी बता रहे हैं आपको और शून्यकाल में आपको बता चुका हूँ। तो बात करते हैं प्रश्नकाल की। अगर प्रश्नकाल की बात करें मित्रों तो इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के प्रश्न कौन कौन से हैं? 3 प्रकार के प्रश्न हैं मित्रों। तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न। पहला है तारांकित प्रश्न, दूसरा है अतारांकित प्रश्न। पहला हो गया तारांकित प्रश्न, दूसरा हो गया अतारांकित प्रश्न और तीसरा है अल्पकालिक प्रश्न। कौन सा है? अल्पकालिक प्रश्न। पहला हो गया मित्रों तारांकित प्रश्न, दूसरा है अतारांकित प्रश्न और तीसरा है अल्पकालिक प्रश्न। ये तीनों ही प्रकार के प्रश्न मित्रों, ये तीनों ही प्रकार के प्रश्न जो है प्रश्नकाल के अंतर्गत पूछे जाते हैं। प्रश्न बनता है मित्रों कि तारांकित प्रश्न किस काल में पूछे जाते हैं, या अतारांकित प्रश्न किस काल से संबंधित हैं, या अल्पकालिक प्रश्न जो है कितने बजे से कितने बजे तक पूछे जाते हैं। समयावधि भी पूछ लेता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका जो समय है वो 12 बजे तक है। जैसे ही 12 बजे उसके बाद शून्यकाल शुरू हो जाता है। तो 12 बजे से पहले का जो समय है वो प्रश्नकाल में आता है। वहीं बात करें मित्रों तारांकित प्रश्न, ये तारांकित प्रश्न है क्या? बात करेंगे तारांकित प्रश्न की। तो ये तारांकित प्रश्न है क्या? अगर तारांकित प्रश्न की बात करें मित्रों, बात करें तारांकित प्रश्न की, तो ये वो प्रश्न होते हैं जिनके ऊपर तारा लगा होता है। ये वो प्रश्न होते हैं जिनके ऊपर तारा लगा होता है, स्टार लगा होता है। ऐसे प्रश्न जिनके ऊपर स्टार लगा हो तारांकित प्रश्न कहे जाते हैं। अर्थात क्या होता है कि इसमें प्रश्न जो पूछने वाला होगा, इसमें जो मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ थोड़ा। इसमें जो प्रश्न पूछने वाला होगा उसको जो है तुरंत उत्तर चाहिए, तुरंत उत्तर
चाहिए। प्रश्नकाल के दौरान जब तारांकित प्रश्न किए जाते हैं तो तारांकित प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिसमें ताला लगा होता है, अर्थात प्रश्न जब पूछने वाला होगा उसको कैसे उत्तर चाहिए, तुरंत उत्तर चाहिए। लेकिन कैसे? मौखिक रूप से, मौखिक रूप से। इसमें जब प्रश्न पूछा जाता है मित्रों तो उत्तर तुरंत दिया जाता है, लेकिन मौखिक रूप से दिया जाता है। इसमें जो है जैसे किसी ने प्रश्न किया, सामने वाले ने प्रश्न किया और मैंने ही उसका तुरंत जो मौखिक रूप से जवाब दे दिया, तो ऐसे प्रश्न किस श्रेणी में आते हैं? तारांकित प्रश्न की श्रेणी में आते हैं। वहीं बात करें मित्रों कि इसमें प्रश्न पूछने के बाद जैसे ही तुरंत जो मौखिक रूप से उत्तर आया तो उसके बाद इसमें पूरक प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। कौन से? पूरक प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। एक प्रश्न बनता है कि पूरक प्रश्न किस श्रेणी में आते हैं या किस प्रकार के प्रश्न हैं? तो पूरक प्रश्न मित्रों तारांकित प्रश्नों के अंतर्गत आते हैं। या पूरक प्रश्न जो है प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाते हैं। किस काल के दौरान पूछे जाते हैं पूरक प्रश्न? प्रश्नकाल के दौरान। किसके दौरान? प्रश्नकाल के दौरान। क्लियर है यहाँ तक? मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। तारांकित प्रश्न वे प्रश्न होते हैं मित्रों जिनको पूछने पर तुरंत मौखिक रूप से उत्तर दिया जाता है। तुरंत जो मौखिक रूप से उत्तर दिया जाता है। मौखिक रूप से उत्तर देने के तुरंत बाद इसमें जो है पूरक प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। प्रश्न बनता है कि पूरक प्रश्न जो है किस काल के अंतर्गत पूछे जाते हैं? तो प्रश्नकाल के अंतर्गत, जो कि तारांकित प्रश्नों के अंतर्गत आते हैं। ये तो था मित्रों तारांकित प्रश्नों के बारे में। किसके बारे में? तारांकित प्रश्नों के बारे में। अब बात करेंगे हम अतारांकित प्रश्नों की। अब बात करेंगे हम अतारांकित प्रश्नों की कि अतारांकित प्रश्न जो है कौन से प्रश्न होते हैं। अतारांकित प्रश्नों की बात करें मित्रों अतारांकित प्रश्न, अगर अतारांकित प्रश्नों की बात करें मित्रों तो अतारांकित प्रश्न वे होते हैं जो लिखित रूप से, जिनका उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? जिनका उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है। कैसे? लिखित रूप से दिया जाता है। तारांकित प्रश्नों में उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता था, लेकिन अतारांकित प्रश्नों में जो उत्तर कैसे दिया जाता है? लिखित रूप से दिया जाता है। इनके प्रश्नों पर जो है स्टार जो है नहीं होते। इनके प्रश्नों पर जो है स्टार यानी कि तारा नहीं लगा होता है। ऐसे प्रश्न जिनके ऊपर तारा ना लगा हो तो अतारांकित प्रश्न की श्रेणी में आते हैं। साथ ही साथ इनका जो उत्तर है मित्रों वो लिखित रूप से दिया जाता है। वो जो है लिखित रूप से दिया जाता है। इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। पूरक प्रश्न जैसा कि मैंने आपको बताया था, पूरक प्रश्न केवल तारांकित प्रश्नों में कर सकते हैं। लेकिन अगर बात आती है अतारांकित प्रश्नों की तो अतारांकित प्रश्नों में मित्रों पूरक प्रश्न नहीं कर सकते। इसमें जो है पूरक प्रश्न नहीं कर सकते। ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर लिखित रूप में दिया जाए और उनके ऊपर जो है तारा ना लगा हो वे जो है अतारांकित प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं। साथ ही साथ इसमें पूरक प्रश्न जो है नहीं पूछ सकते। ये था हमारा अतारांकित प्रश्नों के बारे में। अब बात करेंगे मित्रों अल्पकालिक प्रश्नों के बारे में। किसके बारे में? अल्पकालिक प्रश्नों के बारे में कि अल्पकालिक प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न होते हैं मित्रों। अगर बात करें अल्पकालिक प्रश्नों की, अल्पकालिक प्रश्न, ये प्रश्न कौन से होते हैं? अल्पकालिक प्रश्न कौन से होते हैं मित्रों? अल्पकालिक प्रश्नों की बात करें तो ये इस प्रकार के प्रश्न होते हैं जिनको पूछने से पहले 10 दिन का समय दिया जाता है। वे प्रश्न जिनको पूछने से
पूछने से पहले कितना 10 दिन का समय दिया जाता है, जिनको पूछने से पहले कितना 10 दिन का समय दिया जाता है। ऐसे प्रश्न जिनमें 10 दिन का समय दिया जा रहा हो, ऐसे प्रश्न जिनमें 10 दिन का समय दिया जा रहा हो, वे प्रश्न मित्रों अल्पकालिक प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे प्रश्न जिनको जो है 10 दिन का समय दिया जा रहा हो, वे प्रश्न अल्पकालिक प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं। ये हो गया मित्रों तारांकित प्रश्न हो गए, अतारांकित प्रश्न हो गए और अल्पकालिक प्रश्न भी हो गए। अब अगले प्रश्न की बात करें मित्रों, या अगले टॉपिक की बात करें, प्रश्न की बात करें, तो वो होता है न्यायिक समीक्षा से। किससे? न्यायिक समीक्षा से। क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली की बात करें और न्यायिक समीक्षा पर बात ना हो, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि न्यायिक समीक्षा से भी कई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं मित्रों। बड़ी बड़ी परीक्षाओं में प्रश्न बने हैं और जो वनडे एग्जाम है उनमें भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं न्यायिक समीक्षा से। तो संसदीय शासन प्रणाली में हम बात करेंगे न्यायिक समीक्षा की। किसकी? न्यायिक समीक्षा की। न्यायिक समीक्षा, हम न्यायालय लिख रहे हैं यहाँ, तो बात करेंगे न्यायिक समीक्षा की। न्यायिक समीक्षा की। न्यायिक समीक्षा पर हम नज़र डालें मित्रों, तो बात करें हम संसद की। अगर न्यायिक समीक्षा पर हम नज़र डालें मित्रों, तो बात करेंगे हम संसद की। ये जो संसद है मित्रों, गौर से सुनिएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बात करें हम न्यायिक समीक्षा की, तो न्यायिक समीक्षा में बात करें हम मित्रों संसद की, तो संसद में मित्रों विधेयक पारित किए जाते हैं। विधेयक पारित किए जाते हैं, अर्थात नियम बनाए जाते हैं। कोई ऐसा नियम, कोई ऐसा जो है कानून संसद ने बनाया, जिसको पारित किया। पारित करने के बाद मित्रों उसकी, इस विधेयक की एक कॉपी कहाँ चली जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ चली जाएगी मित्रों? सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी। जैसे ही संसद में कोई विधेयक पारित हुआ, कोई कानून बना, उसकी एक कॉपी सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी। जब वो कॉपी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगी मित्रों, तो सुप्रीम कोर्ट, ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये इस विधेयक को मित्रों क्या करेगा? चेक करेगा। क्या करेगा? इस विधेयक को चेक करेगा। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने मित्रों इस विधेयक को चेक किया, और चेक करने के बाद, अब इसमें चेक क्या करेगा मैं आपको बता देता हूँ। इस विधेयक को चेक करेगा, अर्थात इसमें ये देखेगा कि कोई ऐसा नियम, कोई ऐसा कानून तो नहीं बना दिया मित्रों जो संविधान का अतिक्रमण कर रहा हो। जब संसद ने कोई विधेयक बनाया, कोई पारित किया विधेयक, और वो विधेयक की एक कॉपी सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, और सुप्रीम कोर्ट ने उस विधेयक को, जो विधेयक बना है, उसको चेक किया, मतलब उसको देखा कि इसमें कोई ऐसा नियम तो नहीं है जो संविधान का अतिक्रमण कर रहा हो। संविधान का अतिक्रमण कर रहा हो, अर्थात उल्लंघन कर रहा हो, कोई ऐसा नियम जो संविधान का अतिक्रमण कर रहा हो, ये चेक करेगा। अब उसमें चेक करने पर मित्रों, अगर इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है जो संविधान का अतिक्रमण कर रहा है, तो ठीक है, उसमें ऐसा कोई नियम, उनको चेक करने पर उनको ऐसा कोई नियम नहीं मिला जो संविधान का अतिक्रमण नहीं कर रहा हो, यानी कि उसमें कोई ऐसा नियम नहीं है जो संविधान का अतिक्रमण नहीं कर रहा है, तो ठीक है। लेकिन मित्रों उसमें कोई ऐसा नियम है जो संविधान का अतिक्रमण कर रहा हो। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने चेक किया और उसमें पाया कि उसमें ऐसा कोई नियम है जो संविधान का अतिक्रमण कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उस नियम को क्या कर देगा? शून्य कर देगा। तो सुप्रीम कोर्ट उस नियम को शून्य कर देगा। कोई ऐसा नियम मिल गया सुप्रीम कोर्ट को
जिसमें लगा सुप्रीम कोर्ट को कि ये संविधान का अतिक्रमण कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उठा करके उस नियम को क्या कर देगा, शून्य कर देगा। बात समझ में आ गई, क्या कर देगा, शून्य कर देगा। ये क्या था, इसी को कहते हैं न्यायिक समीक्षा। इसी को क्या कहते हैं, न्यायिक समीक्षा कहते हैं। क्लियर है, न्यायिक समीक्षा मुझे लग रहा है आप लोगों की बेहतर समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ, जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि संसद में कोई विधेयक पारित होता है और जैसे ही विधेयक या जो भी कानून बना है, जैसे ही वो पारित हुआ, उसकी एक कॉपी सुप्रीम कोर्ट के लिए चली जाएगी मित्रों। और जैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट में पहुँचेगी, सुप्रीम कोर्ट उसको जो है चेक करेगा कि इसमें कोई ऐसा नियम तो नहीं है जो संविधान का अतिक्रमण कर रहा हो। यदि उसमें ऐसा कोई नियम पाया जाता है जो संविधान का अतिक्रमण कर रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट उस नियम को शून्य कर देगा। क्या कर देगा, शून्य कर देगा। ये थी हमारी शासन प्रणाली, ये थी हमारी न्यायिक समीक्षा। क्या थी ये, न्यायिक समीक्षा। आई होप आप लोगों की समझ में आई होगी न्यायिक समीक्षा। अगर आगे बात करें प्रश्नों की, थोड़े मैं प्रश्न और आप लोगों को भी बताऊँगा, नोट कर लें एक बार, या स्क्रीनशॉट जो भी है अपनी सुविधा अनुसार ले लें। अच्छा मित्रों, मैं आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगा और साथ ही साथ बताना भी चाहूँगा कि आप लोग लाइक करने में बड़ा कंजूसी कर रहे हैं। आप लोग लाइक नहीं करते। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, और यदि नहीं लग रहा है तो डिसलाइक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, नहीं लग रहा है तो डिसलाइक कर दें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करें ज़रूर। ये आपकी मर्ज़ी है, अच्छा लगे तो लाइक, नहीं लगे तो डिसलाइक, लेकिन कंजूसी नहीं। अच्छा, बात करें अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न की बात करें कि संसदीय शासन प्रणाली के अगर मूल सिद्धांत पर नज़र डालें, किस पर, मूल सिद्धांत पर नज़र डालें मित्रों, कि मूल सिद्धांत है क्या। अगर वहीं मूल सिद्धांत के ऊपर नज़र डालेंगे मित्रों, तो मैंने आप लोगों को एक बार बताया है कि इसका मूल सिद्धांत है क्या। तो जैसा कि मैं आपको पुनः बता देता हूं कि विधायिका और कार्यपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, जैसे मैंने आपको बताया था विधायिका और कार्यपालिका से कुछ याद आया होगा मित्रों, तो विधायिका और कार्यपालिका बताया था। तो मूल सिद्धांत में मित्रों मैं उसी को थोड़ा सा और मैं खोल के बता दूं आपको कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य एकीकरण करना होता है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और तथा कार्यपालिका के मध्य क्या हो गया, एकीकरण। क्या हो गया, एकीकरण। इसका जो है मूल सिद्धांत है। संसदीय शासन प्रणाली के अगर मूल सिद्धांत की बात करें मित्रों, तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य एकीकरण ही इसका जो है मूल सिद्धांत है। आप लोगों की समझ में आ गया होगा मूल सिद्धांत। अब नज़र डालेंगे मित्रों संसद के अधिवेशनों की, संसद के अधिवेशनों की। अगर संसद के अधिवेशनों की बात की जाए मित्रों, कि संसद के अधिवेशनों से भी प्रश्न बनता है, संसद के संयुक्त अधिवेशन, संसद के संयुक्त अधिवेशन। अगर संसद के संयुक्त अधिवेशन की बात करें तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है वो बुला कौन सकता है। जो संसद का संयुक्त अधिवेशन है वो जो है राष्ट्रपति बुला सकता है। कौन, राष्ट्रपति। संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है मित्रों वो राष्ट्रपति बुला सकता है। कौन बुला सकता है, राष्ट्रपति। जैसे ही राष्ट्रपति ने संयुक्त अधिवेशन बुलाया, संसद का जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया, तो अगला प्रश्न बनता है कि जैसे ही संयुक्त अधिवेशन होगा उसकी अध्यक्षता कौन करेगा। संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता कौन करेगा मित्रों, ये प्रश्न बनता है। भाई हमारे जाहिर सी बात है, हमारे मन में एक प्रश्न आया कि हमने 4 लोगों को बुलाया मीटिंग के लिए, तो 4 लोगों को मीटिंग बुलाने के बाद में उसमें जो अध्यक्ष होगा उसकी अध्यक्षता कौन करेगा। ऐसे ही प्रश्न बन रहा है यहाँ कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की जो है कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति बुलाएगा। राष्ट्रपति बुला सकता है।
तो उसकी जो है अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता करेगा मित्रों लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष मित्रों संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन मित्रों यदि हम बात करें, अगर लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित नहीं है, अगर लोकसभा अध्यक्ष जो है उपस्थित नहीं है, तो उसके बाद में इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? भाई एक आदमी उस समय उपस्थित नहीं है किसी कारणवश, तो उसकी अध्यक्षता भी कोई करेगा, लेकिन कौन करेगा? तो उसका दूसरा है, यही लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो लोकसभा उपाध्यक्ष कौन करेगा? लोकसभा उपाध्यक्ष। बात समझ में आ गई? अगर लोकसभा अध्यक्ष, वैसे तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो कौन करेगा? लोकसभा उपाध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? लोकसभा उपाध्यक्ष करेगा। लेकिन हमारी जहन में और प्रश्न आया, एक प्रश्न और आया मित्रों। अगला प्रश्न क्या आया कि लोकसभा अध्यक्ष नहीं है और लोकसभा उपाध्यक्ष भी नहीं है। जैसे ही संयुक्त अधिवेशन हुआ, संयुक्त अधिवेशन जो है बुलाया, तो उसकी अध्यक्षता के लिए लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित हैं। दोनों ही अनुपस्थित हैं, तो ऐसे समय में कौन करेगा? अगर दोनों ही नहीं हैं तो ऐसे समय में मित्रों कौन करेगा? ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आया है, लेकिन बड़ी बड़ी परीक्षाओं में। जब प्रश्न कोई बड़ी परीक्षाओं में आया है मित्रों, तो ज़रूरी नहीं है कि वो वनडे एग्ज़ाम में नहीं आएगा, जो कभी भी पूछा जा सकता है। तो इसका हमें पता होना चाहिए कि राज्य जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ये जो